हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा है एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ग्राउंड सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कॉमन सेंस से यूपीएससी के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं हम। 2016 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं और आज सुबह वाली जो लेक्चर था वो छोटा लेक्चर था। 5 क्वेश्चंस पर हमने डिस्कस किया था। उसका जो बाकी का पार्ट था वो आप अब हम इस वाली वीडियो में कवर करते हैं। अगले 5 क्वेश्चंस को हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, डे के 10 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन जो ये वाली वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसमें कुछ पेचीदा क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूँ। देखो, कुछ ऐसे पेचीदा क्वेश्चन हैं जिनको बेसिक नॉलेज के आधार पर आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, और बेसिक नॉलेज आप थोड़ी सी भी रख रहे हो, टिप्स पर थोड़ी बहुत चीजें रख रहे हो तो एग्जाम को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो चलो डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। आज हम क्वेश्चन 21 देखते हैं। इसमें बोला हुआ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में है क्वेश्चन और इसके कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब देखो, फसल बीमा योजना से मतलब आपके समझ में आ गया कि कुछ फसल से रिलेटेड होगा। ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी देख लो, आप इंग्लिश में देख लो। इसमें विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, पहली स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि अंडर दिस स्कीम फार्मर्स विल हैव टू पे अ यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% ऑफ एनी क्रॉप। 2% ऑफ एनी क्रॉप। गड़बड़ समझ में आ गई? 5 वीडियो आपने हमारे साथ देख ली है, स्किल इतनी तो डेवलप हो गई होगी कि सर ने क्या बोल दिया और क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट, कहां गड़बड़ है। एनी क्रॉप, ठीक है। दे कल्टीवेट इन एनी सीजन ऑफ द ईयर, यानी कि हिंदी में आके देखते हैं। इस योजना के अंतर्गत किसानों को साल के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर 2% की एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान करना होगा। अब आप ये बताओ, रबी की फसल है या खरीफ की फसल है तो उसमें जो रेट होंगे, दर होगी, वो एक समान तो होनी पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, एक समान तो होगी नहीं, मौसम के हिसाब से होगी, चीजों के हिसाब से होगी। ठीक है, तो एक समान तो होगी नहीं। स्टेटमेंट 1 तो हमारी रॉन्ग है और जब स्टेटमेंट 1 रॉन्ग होगी तो ऑप्शन ए हमारा कट गया और ऑप्शन जो है सी कट गया। ठीक है, इजीली सॉल्व किया हमने। देखो, कुछ पेचीदा क्वेश्चंस हैं। अब ये 5 क्वेश्चन थोड़ा बेसिक नॉलेज के आधार पर थोड़ा सा दिमाग लगा के हम इनको सॉल्व करेंगे। और जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है इसमें बोला हुआ है कि ये जो प्लान है, ये योजना है, चक्रवात और गैर मौसमी वर्षा से होने वाली कटाई उपरांत बीमा देती है। हाँ, अगर देखो कोई चक्रवात से क्या कहते हैं, कोई समस्या हो गई, कोई चीजें परेशान करने वाली हो गई, कुछ नुकसान हो गई, तो बीमा जो है ये योजना देती है। फसल बीमा योजना, इसका नाम ही फसल बीमा योजना है, तो कटाई के बाद भी देगी। स्टेटमेंट 2 हमारी ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। इजीली सॉल्व किया ना हमने। कुछ पेचीदा क्वेश्चन है, थोड़ी बेसिक नॉलेज लगाकर आप अपने नंबर को एनहेंस कर सकते हैं। एग्जाम में अपनी जो तैयारी है आपको उसको बूस्ट दे सकते हैं। देखो, ठंडे दिमाग से जाना एग्जाम में। ठीक है, 28 तारीख को ठंडा दिमाग करके बैठना, बढ़िया नींद लेना, अपने दिमाग को काम करना, उसको बोलना कि तुझे सब आता है, तुझे सब आता है, तुझे सब आता है। तो अच्छे से अपना एग्जाम पास करके आएगा और आप देखना आपका एग्जाम बढ़िया से पास होगा। इस तरीके से ही क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है बस। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के बारे में कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे ज्यादा संभावना कहाँ होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया आर यू मोस्ट likely to come across the great Indian hornbill on its natural habitat। ठीक है, अब इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें बोला हुआ है कि उत्तर पश्चिम भारत के रेतीले मरुस्थल में, ठीक है, उच्चतर हिमालयी क्षेत्र में, पश्चिमी गुजरात के लवण क्षेत्र में, पश्चिमी घाट में। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा आपकी जो बेसिक नॉलेज जो आपने साल भर पढ़ा होगा वो काम आने वाली है। अब ये बताओ, इन्होंने बोला है कि ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल अपने प्राकृतिक आवास में कहां पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा हो सकती है। ठीक है, अगर आपने सुना होगा राजस्थान वाला जो रीजन है, यानी कि रेतीला मरुस्थल है, और वो अपने जो भारत का, जैसे ये भारत का अपना कुछ इस तरीके से ये नक्शा हो गया। ठीक है, कुछ ये इस तरीके से ये हो गया, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके समझ लो आप ये। तो जो ये वाला पार्ट है आपका राजस्थान वाला, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि रेतीला मरुस्थल है और उत्तर पश्चिम में है, नॉर्थ वेस्ट में है रेतीला मरुस्थल। तो यहाँ पर ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल नहीं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको हम सोन चिरैया कहते हैं, जहां तक मैं सही बोल रहा हूँ सोन चिरैया ही कहते हैं। बाकी जो राजस्थान से अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोग बताना कि हाँ सर आप सही कह रहे हो। ठीक है, तो वो राजस्थान वाले रीजन में पाई जाती है। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो गई है, मतलब ऑप्शन ए तो हमारा कट गया ये। ठीक है, जम्मू कश्मीर का जो उच्चतर हिमालयी क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का उच्चतर हिमालयी क्षेत्र, यहाँ पर हिम तेंदुआ और इन सब की प्रजाति ज्यादा है ना, हिम तेंदुआ वगैरह की, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब देखो, क्वेश्चन ने ही हमें आंसर दे रखा है।
क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि प्राकृतिक आवास में पाए जाने की संभावना कहाँ है, सबसे ज्यादा संभावना कहाँ पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि नेचुरली हैबिटेट जो है कहां पर इसकी ज्यादा संभावना है, प्राकृतिक आवास में। इसकी संभावना सबसे ज्यादा वहां होगी जहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता होगी, बायोडाइवर्सिटी होगी। और आपने मैक्सिमम जैव विविधता के बारे में अगर सुना होगा तो या तो वो नॉर्थ ईस्ट में है या वो वेस्टर्न घाट में है। अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन तो आपको दे ही रखा नॉर्थ ईस्ट वाला, तो ठीक है, दो हमारे एक कट गए हैं। अब अगर हम थर्ड स्टेटमेंट पे भी जाते हैं तो गुजरात के लवण कक्ष, इसके बारे में जाते हैं खराई ऊंट और ये सारी कुछ प्रजातियां हैं। अब अतः पश्चिमी घाट, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है अगर उत्तर नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व होता तो थोड़ी दिक्कत होती, लेकिन पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता पाई जाती है। तो इसका आंसर भी ऑप्शन डी ही होगा। ठीक है, इसका आंसर भी ऑप्शन डी होगा। और हाँ, एक चीज और, जो हमने अभी 21 वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, 22 वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, मैं आंसर की में जो यूपीएससी की ऑफिशियली आंसर की आई हुई है मैं उसमें भी आपको दिखा देता हूँ ये। ठीक है, इसमें देखो जो हमारा 21 वाला क्वेश्चन था, 21 का आंसर बी है हमारा। देखो ये इस तरीके से आया था ना हमारा 21 वाला, इसका ऑप्शन बी हमारा ठीक था। ठीक है, अब ऐसे 22 का ऑप्शन डी हमारा ठीक होगा। 22 का देखो ऑप्शन डी ठीक है। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से चीजें हुई हैं। चलिए देखो कितना बेसिक नॉलेज के आधार पर हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। इसमें देखो पढ़ो इसको आप। व्हाई डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द यूज ऑफ नीम कोटेड यूरिया इन एग्रीकल्चर। नीम कोटेड यूरिया की बात चल रही है इसमें, यानी कि नीम लेपित यूरिया, नीम से लेप हुआ यूरिया। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी एडवांस, बेसिक प्लस एडवांस नॉलेज की जरूरत है। ये क्वेश्चन बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है, या तो आप छोड़ के जाओगे इसको, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सॉल्व कर लोगे इसको भी। ठीक है, आते हैं इसको पढ़ते हैं। नीम लेपित यूरिया की बात चल रही है इसमें, नीम से कोट करवा कोटेड यूरिया। ठीक है, अब यूरिया क्या होता है, देखो यूरिया के बारे में आपने देखा होगा कि इमेज बनती हुई, कोई व्हाइट दाने, छोटे छोटे दाने, कुछ ठोस मात्रा में दाने, दानों की बात चल रही है। ठीक है, ठोस मात्रा में। तो अब इसमें पहली स्टेटमेंट है कि मिट्टी में नीम तेल निर्मुक्त होने से मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन यौगीकरण को बढ़ाता है। बढ़ाता है नहीं, ये चीज तो नहीं हो सकती, क्योंकि नाइट्रोजन अगर मिट्टी में जाएगा तो वो जो है ना घुलने की दर जो यूरिया की उसको कम करेगा ये। ठीक है, बढ़ाएगा नहीं उसको, ये कम करेगा। थोड़ी सी मैंने बताया ना, ये वाला क्वेश्चन जो है पेचीदा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे थोड़ी बेसिक प्लस एडवांस नॉलेज की जरूरत है, जो आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा नाइट्रोजन के बारे में, थोड़ा सा इन सब चीजों के बारे में अगर पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये चीज है। अब सेकंड वाली स्टेटमेंट जो कहती है नीम का जो लेप है मिट्टी में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता, कम कर देता। हाँ ठीक है, यही तो हमने बोला अभी कि जो नीम का लेप होगा वो मिट्टी में यूरिया के जो घुलने की दर है ना उसको कम कर देगा, धीमा कर देगा, धीरे से घुलेगा। तो हाँ ये चीज हो सकती है। ऑप्शन बी हमारा सही हो गया, बाकी इनको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, हमारा ऑप्शन बी ही ठीक हो गया। आप देखो 24 का आंसर जो है बी। ये देखो 2016 का पेपर भी हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें देखो आप यूपीएससी की ऑफिशियली आंसर की है, इसमें देखो 24 का आंसर बी आ गया। तो ये सीरीज कैसी लग रही है, मजा आ रहा है ना आपको? ठीक है, ऐसे ही बड़े तरीके से हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते चलेंगे। इसके बाद आते हैं अगले अगले क्वेश्चन पे 29 पे। ठीक है, इसमें बोला है द टर्म कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ये देखो ध्यान से पढ़ा करो आप, जो लिखा हुआ होता है ना, द टर्म कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर मींस सॉल्यूशन, समाधान, समाधान की बात चल रही है इसमें, इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब इन दिस टर्म। हाँ ठीक है, आते हैं अपने हिंदी वाले सेक्शन पे। इसमें बोला हुआ है कि कोर बैंकिंग समाधान की बात चल रही है, कोई बैंक के कोर, कोई कोर पार्ट जो है बैंक का जिसमें मजबूती वाला पार्ट है, वहां पे समाधान की कुछ बात चल रही है। ठीक है, अब हमें इसके बारे में कुछ नहीं आता, बेसिक नॉलेज के आधार पर इसको हम सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं कि ये बैंक की शाखाओं का वह तंत्र है जो उपभोक्ताओं को अपने खातों का संचालन बैंक की किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा देता है, चाहे उसने अपना खाता कहीं भी खोल रखा हो। कोर बैंकिंग समाधान, समाधान की कुछ बात चल रही है, आप किसी समस्या में हो बैंक में जाके कि साहब मैं जो है मुंबई में रहता हूं लेकिन मेरा खाता राजस्थान में है, तो वो समाधान दे रहा ना आपको, समाधान दे रहा कि हाँ आप मुंबई से जो है अपना कार्यचालन कर सकते हो। तो ये समाधान की बात है। तो जब समाधान की बात है ये, तो स्टेटमेंट 1 हमारी ठीक हो गई है। ठीक है, इसको अभी होल्ड कर लेते हैं। स्टेटमेंट 1 हमारी ठीक है, इसको हम ठीक मान रहे हैं, और ठीक मानने के साथ ही ऑप्शन बी देखो हमारा कट गया है। इसको वेरीफाई करेंगे अगली स्टेटमेंट से कि जो ये सेकंड वाली कट गई है, ऑप्शन बी हमारा कट गया, इसको वेरीफाई करते हैं हम अगली स्टेटमेंट से। ठीक है, इसमें बोला हुआ अगली स्टेटमेंट में
व्यावसायिक बैंकों पर कंप्यूटरीकरण के माध्यम से यानी कि डिजिटली आरबीआई का नियंत्रण बढ़ाने का एक प्रयास है ये। यार एक बात बताओ, इसमें ऊपर लिखा हुआ है कोर बैंकिंग समाधान सॉल्यूशन की बात चल रही है, कुछ नियंत्रण कंट्रोल इन सब चीजों की बात तो आई ही नहीं है। और जब नहीं आई है बात तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, और सेकंड स्टेटमेंट के रॉन्ग होते ही देखो वेरीफाई हो गया, ऑप्शन बी भी कट गया और ऑप्शन डी भी कट गया। अब बचता है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बचता है आपका, ठीक है। इसके बारे में अगला आता है, ये एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशाल नॉन परफॉर्मिंग परिसंपत्ति वाले बैंक का अधिग्रहण दूसरे बैंक द्वारा कर लिया जाता। इसकी भी कोई बात नहीं चली भैया, नॉर्मल से सीधे से बैंक के समाधान की बात चल रही है, किसी का अधिग्रहण दूसरे बैंक में मर्ज करना, एनपीएस, ये सब तो कोई बात ही नहीं चली है। देखो इसमें लिखा हुआ है ऊपर, इट इज अ डिटेल्ड प्रोसीजर बाय विच अ बैंक विद ह्यूज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि एनपीएस इज टेकन बाय अनदर बैंक। ऐसी तो कोई बात चली नहीं है, सीधे सॉल्यूशन की बात चली। थर्ड वाली स्टेटमेंट भी हमारी गलत है और इस आधार पर हम ऑप्शन ए आंसर ले आएंगे। देखो या तो छोड़ के आओगे है ना, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के और थोड़ा सा चीजों को बेहतर तरीके से सोच के आप सॉल्व कर पाओगे ना, अपना बेसिक नॉलेज के साथ मिक्स करके अपनी स्किल जो आप सीख रहे हो हमारे साथ में कि क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है, तो आप ये देखो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर जाओगे और यूपीएससी की प्रीलिम्स पास कर जाओगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से था, ये समझ में आ गया ना आपको। इसके बाद हम अपना लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी इस वाली वीडियो का, कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्टेन्स टू। अब इसके बारे में देखो, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष से कुछ ऐसा समझ लो कि कुछ 7 चीजों के बारे में बात चल रही होगी। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष कैसे बनता है, आपने आसमान में देखा होगा ना, कुछ 7 रंग ऐसे कुछ करके बनता है। थोड़ा सा आपने कहीं सुना होगा इसके बारे में, कोई बेसिक नॉलेज आपको थोड़ी बहुत आती हो, कहीं सुन रखा हो इंद्रधनुष के बारे में कि कुछ 7 चीजें हैं। ठीक है, अब ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन डी देखो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनी है, क्या उसमें सिर्फ 7 चीजें इंक्लूड करी गई हैं? बहुत सारी चीजें इंक्लूड करी गई हैं, 7 चीजें तो नहीं करी गई, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता। बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी सदृश ग्रहों के लिए भारत की स्वयं की खोज, मिशन इंद्रधनुष है। अब इसमें ये देखो, ये वाला जो स्टेटमेंट डाली ना, सी वाला जो ऑप्शन डाला इन्होंने, ये कंफ्यूज करने के लिए ही डाला है कि भारत की स्वयं की खोज, लेकिन 7 चीजें कुछ रिलेट कर नहीं पा रही चीजें। ग्रह भी तो 7 नहीं है, कितने ग्रह हैं टोटल, आप कमेंट में बताओ अगर आपको पता है तो। ठीक है, इतना तो बेसिक आपको पता ही होगा। ठीक है, पृथ्वी सदृश ग्रहों के लिए भारत की स्वयं की खोज, कुछ ऐसा कुछ रिलेट नहीं कर पा रहा। नहीं यार, पूरे देश में स्मार्ट सिटी का निर्माण, अब स्मार्ट सिटी तो 100 से ज्यादा बनाई थी इन्होंने, 7 तो बनाई नहीं थी, 7 तो कुछ था ही। स्मार्ट सिटी तो इन्होंने करीब 100 से ज्यादा की बात करी थी, ये भी नहीं है। सी भी कट गया, बी भी कट गया, ऑप्शन ए आंसर आ गया। क्यों? अब ऑप्शन ए ही आंसर क्यों आया ये भी बताता हूं मैं आपको। 7 कलर मिशन इंद्रधनुष, 7 टीके, 7 टीके, 7 टीके जो इंजेक्शन होते हैं, 7 टीके यानी कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन, इनके बारे में तो। ठीक है, तो 7 टीकों से रिलेट करके आप मिशन इंद्रधनुष को कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक कंफ्यूजन नहीं हो सकता, इंद्रधनुष प्लान आता है एक, ये तो मिशन इंद्रधनुष है, इसमें बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण है। ऐसे ही एक इंद्रधनुष प्लान आता है, इंद्रधनुष प्लान जो है ना बैंक से रिलेटेड है। ठीक है, ये वाली जो वीडियो थी इसमें मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लाया हूं जो बेसिक नॉलेज प्लस थोड़ा सा अपनी स्किल्स के साथ आप खेल के इनको सॉल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर, ये वीडियो, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके 28 मई वाले एग्जाम के लिए। बढ़िया से अपनी तैयारी करते रहो और लगे रहो, जरूर सिलेक्शन होगा, जरूर पास हो जाओगे। देखो, हर सपना सच होगा, रुकना मत बस कभी भी, हर सपना सच होगा। जो चाहा है आपने, ये सपना आपका है, आपने देखा है, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी और ये होगा। शुभकामनाएं है मेरी तरफ से, ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, बढ़िया से तैयारी करते रहो। थैंक यू।